मैं शंभुनाथ कश्यप आज आप लोगों को लेखा शास्त्र कक्षा 11 के अति लघु उत्तरी प्रश्न के प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न 1, पुष्ट पालन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ल्यूका पैसियोली को। प्रश्न नंबर 2, लेखांकन व्यावसायिक प्रक्रिया में लेन देन को किस रूप में मापते हैं? उत्तर है मुद्रा के रूप में मापा जाता है, यानी मुद्रा के रूप में। प्रश्न 3, पुष्ट पालन का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है इटली देश में हुआ था। प्रश्न 4, लेखा मानक 3 किससे संबंधित है? इसका उत्तर है रोकड़ प्रवाह विवरण से। प्रश्न 5, लेखा मानक 9 किससे संबंधित है? इसका उत्तर है आगम मान्यता से। प्रश्न 6, लेखा मानक 14 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है एकीकरण के लिए लेखांकन से। प्रश्न नंबर 7, लेखांकन समीकरण लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है द्विपक्षीय अवधारणा पर। प्रश्न 8, एक व्यापारी लेखांकन का कौन सा स्वरूप अपनाता है? तो इसका उत्तर है कि एक व्यापारी वित्तीय लेखांकन के स्वरूप को अपनाता है। प्रश्न 9, लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है कि सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना। प्रश्न नंबर 10, स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई संपत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पूंजी, यानी पूंजी को संपत्ति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, दोहरा लेखा प्रणाली किस अवधारणा पर आधारित है? इसका सही उत्तर है द्विपक्ष की अवधारणा पर। प्रश्न नंबर 12, किस मान्यता के अनुसार अदत्त व्ययों का लेखा पुस्तकों में किया जाता है? इसका उत्तर है उपार्जन मान्यता। प्रश्न नंबर 13, लेखांकन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो इसका सही उत्तर है व्यावसायिक लेन देनों की पहचान करना। प्रश्न नंबर 14, रोकड़ आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा कब किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उनका भुगतान करते समय, यानी भुगतान करते समय व्ययों का लेखा किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, लेखांकन का कौन सा आधार कंपनी अधिनियम द्वारा मान्य है? तो इसका उत्तर है उपार्जन आधार पर कंपनी अधिनियम द्वारा मान्य है। प्रश्न नंबर 16, लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? इसका उत्तर है परिणामों का संवहन करना अंतिम चरण है। प्रश्न नंबर 17, पूंजी तथा दायित्वों का योग किसके बराबर होता है? इसका उत्तर है कुल संपत्तियों के बराबर होता है, यानी कुल संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व होता है। प्रश्न नंबर 18, डेबिट शेष किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका उत्तर है संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न नंबर 19, लेखा मानक 2 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है रहतिया के मूल्यांकन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, भारत में लेखा मानक बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 21 अप्रैल 1977 ईस्वी को लेखा मानक बोर्ड का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 21, स्वामी द्वारा आहरण करने पर पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है पूंजी की कमी होगी।
यानी पूंजी पर प्रभाव पड़ेगा यह कि पूंजी की कमी होगी। प्रश्न नंबर 22, ग्राहक द्वारा माल वापस करने पर कौन सा प्रपत्र बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है जमा पत्र, यानी जमा पत्र में माल वापस करने का ब्यौरा लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 23, उधार माल के विक्रय पर कौन सा प्रपत्र बनाया जाता है? तो बीजक नामक प्रपत्र बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 24, पूंजी खाता एवं बैंक खाता किस प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर है व्यक्तिगत खाता, यानी व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत पूंजी खाता और बैंक खाता होता है। प्रश्न नंबर 25, रोकड़ खाता किस प्रकार का होता है? और इसी तरह फर्नीचर खाता भी किस प्रकार का होता है, यानी रोकड़ खाता और फर्नीचर खाता वास्तविक खाता होता है। प्रश्न नंबर 26, क्रय खाता, वेतन खाता एवं आय व्यय खाता किस प्रकार का होता है? तो यह तीनों यानी क्रय खाता, वेतन खाता और आय व्यय खाता अवास्तविक खाता होता है। प्रश्न नंबर 27, पूर्वदत्त व्यय खाता, उपार्जित आय व्यय खाता किस प्रकार का होता है? तो यह दोनों यानी पूर्वदत्त व्यय खाता और उपार्जित आय व्यय खाता व्यक्तिगत खाता होता है। प्रश्न नंबर 28, अदत्त व्यय खाता, उपार्जित आय व्यय खाता किस प्रकार का होता है? तो यह भी व्यक्तिगत खाता होता है। प्रश्न नंबर 29, मजदूरी खाता, प्राप्त किराया खाता किस प्रकार का होता है? तो यह अवास्तविक खाता होता है, यानी मजदूरी खाता और प्राप्त किराया खाता अवास्तविक खाता होता है। प्रश्न नंबर 30, आहरण खाता किस प्रकार का होता है? तो आहरण खाता व्यक्तिगत खाता होता है। प्रश्न नंबर 31, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। प्रश्न नंबर 32, जीएसटी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है एक देश एक कर के सिद्धांत पर, यानी जीएसटी एक देश एक कर के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 33, भारत में जीएसटी कब से लागू की गई? तो इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2017 से। प्रश्न नंबर 34, खतौनी से क्या आशय है? तो खतौनी से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है जर्नल से खाता बही में लेखा करना। प्रश्न नंबर 35, खाता बही में कितने खाने होते हैं? तो खाता बही में 8 खाने होते हैं। प्रश्न नंबर 36, अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है खाता बही को। खाता बही को अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक कहा जाता है। खाता बही के खातों के शेषों से क्या तैयार किया जाता है? तो खाता बही के खातों के शेषों से तलपट तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 38, रोकड़ पुस्तक में कौन से लेखे किए जाते हैं? तो रोकड़ पुस्तक में समस्त नकद प्राप्तियों एवं नकद भुगतानों के लेखे किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 39, वह कौन सी बही है जो प्रधान एवं सहायक दोनों बही है? यानी रोकड़ बही। रोकड़ बही को प्रधान एवं सहायक बही कहते हैं। तलपट में कौन कौन से खाते दर्शाए जाते हैं? तो तलपट में व्यक्तिगत, वास्तविक तथा अवास्तविक खातों को दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 41, तलपट के मिलान के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? तो तलपट के मिलान के लिए उच्चंत खाता खोला जाता है। प्रश्न नंबर 42, बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है व्यापारी के द्वारा
कभी भी इच्छानुसार। प्रश्न नंबर 43, ग्राहक के खाते की नकल पुस्तक को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पासबुक, यानी ग्राहक के खाते की नकल पुस्तक को पासबुक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44, रोकड़ बही का कौन सा शेष अनुकूल होता है? तो रोकड़ बही का डेबिट शेष अनुकूल होता है। प्रश्न नंबर 45, पासबुक का कौन सा शेष अनुकूल होता है? तो इसका उत्तर है क्रेडिट शेष, यानी क्रेडिट शेष पासबुक का शेष अनुकूल होता है। प्रश्न नंबर 46, रोकड़ बही का कौन सा शेष अधिविकर्ष होता है? तो इसका उत्तर है क्रेडिट शेष, यानी क्रेडिट शेष अधिविकर्ष होता है। हास किस प्रकृति की हानि होती है? हास आयगत प्रकृति की हानि होती है। प्रश्न नंबर 48, अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी को क्या कहते हैं? तो अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49, हास संपत्ति के किस मूल्य पर लगाया जाता है? तो हास संपत्ति के लागत मूल्य पर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 50, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है? तो इसका उत्तर है गुप्त संचय को आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 51, लेनदार किस प्रकार का दायित्व है? तो लेनदार चालू दायित्व है। प्रश्न नंबर 52, एक अमूर्त संपत्ति का नाम बताइए। तो एक अमूर्त संपत्ति के नाम के रूप में ख्याति को बताया जाता है। प्रश्न नंबर 53, अदत्त मूल्य किस वर्ष से संबंधित होते हैं? तो अदत्त मूल्य चालू वर्ष से संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 54, पूर्वदत्त व्यय किस वर्ष से संबंधित है? तो पूर्वदत्त व्यय आगामी वर्ष से संबंधित है। प्रश्न नंबर 55, पूंजी किस प्रकार का दायित्व है? तो पूंजी किस प्रकार का दायित्व है? यह अस्थायी दायित्व होता है। प्रश्न नंबर 56, शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? तो शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 57, वित्तीय विवरण कब तैयार किए जाते हैं? लेखा अवधि के अंत में वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 58, सकल लाभ ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? तो सकल लाभ ज्ञात करने के लिए व्यापार खाता बनाया जाता है। प्रावधान किसके लिए बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ज्ञात दायित्व पूर्ति के लिए प्रावधान बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 60, संचय का निर्माण कहाँ से किया जाता है? तो इसका उत्तर है लाभ हानि नियोजन खाते से संचय का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 61, प्रावधान का निर्माण कहाँ से किया जाता है? तो इसका उत्तर है लाभ हानि खाते से प्रावधान का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 62, विशेष संचय किस लाभ को कम करता है? तो इसका उत्तर है शुद्ध लाभ को विशेष संचय कम करता है। प्रश्न नंबर 63, शोधन कोष क्यों बनाया जाता है? तो शोधन कोष ऋण पत्रों के भुगतान के लिए बनाया जाता है। गलत राशि से प्रविष्टि करना कौन सी अशुद्धि होती है यानी है? तो हिसाब की अशुद्धि। प्रश्न नंबर 65, प्रविष्टि
का पुस्तकों में लिखने से छूट जाना कौन सी अशुद्धि होती है या कहा जाता है? इसका उत्तर है भूल की अशुद्धि। प्रश्न नंबर 66, व्यापारिक रहतिया किस प्रकार की संपत्ति है? तो चालू संपत्ति को व्यापारिक रहतिया कहा जाता है। यह प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी तथा आगामी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 11 के लिए बहुत ही उपयोगी है, अतः आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।